कि इस कानून के बाद चीज़ें एक प्रभावी तौर पर एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जिसमें कि कंसेंट देने वाले को वाकई में समझ में आए कि वो किस चीज़ के लिए कंसेंट दे रहा है। सन 2017 में के.एस. पुट्टास्वामी जजमेंट, जो कि काफ़ी एक लैंडमार्क जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया था। डिजिटल स्पेस में ऑपरेट करने वाले जो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो जो काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाली जो दो टर्म्स हैं, वो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को समझ में आए। नमस्कार दर्शकों, विजन संवाद के इस नए अंक में मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, और हमारे सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं विजन आईएएस से एक्सपर्ट फैकल्टी हिमांशु सर। स्वागत है आपका। धन्यवाद सौरभ। अगर हम पर्सनल डेटा की बात करें तो ये वर्तमान में एक बहुत ही मूल्यवान संपत्ति बन चुका है, और इसका अनधिकृत उपयोग करना कहीं ना कहीं जोखिम को बुलावा देता है। सर, जो अभी जो एक्ट लाया गया है, ये एक्ट अभी क्यों इतना चर्चा में रहा और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए? ओके सौरभ, तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो पिछले साल 2023 में अगस्त में लाया गया था, इस कानून को हम कह सकते हैं कि हाल में लाए गए सबसे महत्वपूर्ण लॉज में से एक है। और ये इसलिए मैं कहना चाहूँगा क्योंकि सन 2017 में के.एस. पुट्टास्वामी जजमेंट, जो कि काफ़ी एक लैंडमार्क जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया था। जी सर, आर्टिकल 21 में उसे डाल दिया। जी और उसके बाद ये काफ़ी ज़रूरी हो चुका है कि एक ऐसा कानून हो जिसके तहत जो डिजिटल स्पेस में पर्सनल डेटा है, उसकी सुरक्षा को, उसके प्रोटेक्शन को सुनिश्चित किया जा सके। तो उसी कदम में, उसी दिशा में ये DPDP एक्ट लाया गया। तो सर, जो ये एक्ट लाया गया है, ये एक्ट आपकी एक एग्जांपल से हमें बता सकते हो? आपकी जो पर्सनल डेटा है उसको लेकर के सरकार इतनी गंभीर क्यों है? क्यों इसको लेकर के इतनी चिंता है और क्यों इतना हम इसको सुरक्षित रखना चाहते हैं? जी सौरभ, देखिए, दुनिया के कई सारे देशों में इस तरीके से जो पर्सनल डेटा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कानून कई सालों से है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है यूरोप में लाया गया GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस। तो मैं आपको एक यहाँ पर उदाहरण देना चाहता हूँ कि किस तरीके से GDPR का उपयोग होता है और वहाँ पर यूरोप में उसको लेकर कितनी सतर्कता और गंभीरता से बेसिकली इसको लिया जाता है। तो साल 2018 था कि ब्रिटिश एयरवेज में उनकी वेबसाइट से कुछ सर्टेन डेटा ब्रीच होता है, और वो डेटा जो उनके कस्टमर्स थे, उनके कस्टमर्स के नाम, उनके फाइनेंशियल डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा के जो डिटेल थे, वो लीक हो जाते हैं, वो बताते हैं। तो उसके बाद 2019 में ब्रिटिश एयरवेज के ऊपर लगभग 20 मिलियन पाउंड का फाइन लगाया गया, जी, जो कि अगर मैं इंडियन रुपी में कन्वर्ट करूं तो लगभग 220 करोड़ रुपए होते हैं। काफ़ी बड़ा अमाउंट है। इतना बड़ा अमाउंट फाइन के तौर पर लगाया गया क्योंकि वो जो पर्सनल डेटा था उनके कस्टमर्स का, वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सके। यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने फेसबुक तो हम सभी यूज़ करते हैं, तो एक कंपनी है कैम्ब्रिज एनालिटिका। हाँ सर। साल 2012 से लेके और तकरीबन 2016 तक उन्होंने अमेरिका में जो फेसबुक के यूजर्स हैं, उनकी ऑनलाइन सोशल मीडिया में जो बिहेवियर था, पर्टिकुलरली पॉलिटिकल बिहेवियर, कि वो किस तरीके की चीज़ों को लाइक करते हैं, और ऑनलाइन स्पेस में फेसबुक पर पर्टिकुलरली सोशल मीडिया में उनका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन क्या है, तो इसको कैम्ब्रिज एनालिटिका ने ये डेटा गैदर किया, इसको एनालाइज किया, और उसके बाद उन्होंने उनकी टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट एंड कंटेंट दिखाया ताकि वो उनकी पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस को बदल सके। जी जी। तो ये काफ़ी एक गंभीर अपराध है, और इसके लिए फेसबुक को साल 2022 में उनका जो एक कोलैबोरेशन था कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ में, उसके लिए उनको लगभग $750 मिलियन का फाइन पे करना पड़ा। हाँ सर, हम अक्सर कई बार सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो भी देखते हैं जहाँ पे वहाँ की कांग्रेस का कोई सदस्य है, वो या उनकी टीम है कोई, वो मार्क जुकरबर्ग से बात कर रही होती है, उनसे बहुत ही टफ क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। जी जी, इंडिया में ऐसा नहीं देखते हैं। जो इस तरीके के जो हमने वो न्यूज़ आर्टिकल्स और वीडियोस देखे थे, वो बेसिकली इसी केस से जुड़े हुई सारी प्रोसीडिंग्स थी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरीके से अमेरिका में, यूरोप में
जो पर्सनल डेटा है, चाहे वो सेंसिटिव डेटा हो, सेंसिटिव इन अ वे कि आपका फाइनेंशियल डेटा, आपका जेंडर, आपका लाइक क्रेडिट कार्ड एट्सेट्रा, या इसके अलावा आपका डिजिटल स्पेस में जो भी आपकी बिहेवियर है, आपका बिहेवियर इन अ वे, जैसे आप कुछ सर्च करते हैं, आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं, आप बार बार आपका जो भी एक वहाँ पर अपना एक्टिविटीज़ को करने का जो एक तरीका है, उसको लेकर जो भी डेटा है बेसिकली वो पर्सनल डेटा में आता है, और उसकी निजता को सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इंटरनेट यूजर्स दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ मैं चाइना को इग्नोर कर रहा हूँ, और बिकॉज चाइना में उतना लिबरल तरीके से इंटरनेट को यूज़ नहीं कर सकते हैं वहाँ के यूजर्स, तो उस लिहाज से इंडिया सबसे ज़्यादा एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम डिजिटल इकोनॉमी को देखें तो भारत में डिजिटल इकोनॉमी का जो कंट्रीब्यूशन है आज की डेट में वो लगभग 12% है। हाँ सर, और काफी अगले बढ़ रहा है। 2 सालों में सरकार का लक्ष्य है कि ये 20% तक जाएगा, जी। और 2027-28 तक डिजिटल इकोनॉमी का साइज $1 ट्रिलियन तक पहुंचने का संभावना है। तो इन सब चीज़ों के लिहाज से अगर हम देखें तो डिजिटल स्पेस में जो गतिविधियां हैं वहाँ पर प्रॉपर रेगुलेशंस का होना बहुत ज़रूरी है, और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ये DPDP एक्ट लेकर आई है। हाँ सर, जैसे इंडिया में कई बार ऐसी न्यूज़ भी आती हैं कि पर्सनल डेटा है, जो आधार का डेटा है, या फिर किसी एक कंपनी की वेबसाइट से पूरा जो उसके कंज्यूमर्स हैं उनका पूरा डेटा ही चोरी हो गया है, लेकिन फिर भी इंडिया में ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जाता, जैसे उस कंपनी पे कोई फाइन लगाया जाए या ऐसा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे जो मैंने आपको ब्रिटिश एयरवेज का एग्जाम्पल दिया 2018 का, 2021 में एयर इंडिया की वेबसाइट पर भी लगभग उसी तरीके का एक डेटा ब्रीच का इंसिडेंट हुआ। यूके में ये जो डेटा ब्रीच हुआ था उसमें लगभग 4.5 लाख यूजर्स का डेटा चोरी हुआ था, और इंडिया में 45 लाख, लगभग 10 गुना लोगों का डेटा ब्रीच हुआ। और यहाँ पर इंडिया में एक मेजर न्यूज़ तक नहीं बनी, लोगों को पता भी नहीं है कि 2021 में कुछ इस तरह का हुआ। तो ये दिखाता है कि हमारे यहाँ एक कानून की कमी के कारण बहुत बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं और उसके बारे में कोई भी कदम नहीं लिया जाता है। जी सर, इससे जो आपने बताया है, जो आपने उदाहरण दिए हैं, उनसे ऐसा लगता है कि भारत में तो स्थिति काफ़ी गंभीर है। तो सर, जो ये कानून लाया गया है, इस कानून के द्वारा सरकार ने कैसे इस इश्यू को एड्रेस करने की कोशिश की है? तो सौरभ, इस कानून में जो डिजिटल स्पेस में ऑपरेट करने वाले जो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो जो काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाली जो 2 टर्म्स हैं वो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को समझ में आएँ। उनमें से एक है डेटा प्रिंसिपल और दूसरा टर्म है डेटा फिड्यूशियरी। जी सर। डेटा प्रिंसिपल का मतलब है बेसिकली वो हर एक यूज़र जिसके पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने की लिए जिम्मेदारी इस बेसिकली इस लॉ की है। ठीक है, तो एक तो डेटा प्रिंसिपल का बार बार यूज़ होगा, दूसरा है डेटा फिड्यूशियरी। डेटा फिड्यूशियरी मतलब कि वो एंटिटीज़ जिनके पास डेटा प्रिंसिपल्स का डेटा होगा, स्टोर करेंगे, वो उसको प्रोसेस करके इसका कोई भी कॉमर्शियल या अदर पर्पजेज़ के लिए यूज़ करेंगे, और जिनकी जिम्मेदारी होगी कि डेटा प्रिंसिपल्स का जो डेटा है उसका मिसयूज़ ना हो। ठीक है, और इसके अलावा एक एंटिटी की गठन की बात भी इस कानून में है, और वो है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी की जिम्मेदारी होगी कि ये डेटा प्रिंसिपल के जो राइट्स हैं, डेटा फिड्यूशरीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो उनका दोनों लोगों के पास बेसिकली वो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पालन हो सके। सर, मैं अब आपसे और विस्तार से जानना चाहूँगा कि जो अभी आपने डेटा प्रिंसिपल और डेटा फिड्यूशरी के बारे में बताया है, तो इनके जो डेटा प्रिंसिपल, इनके राइट्स क्या हैं और फिड्यूशरी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उनको विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए सर। जी, तो जो डेटा प्रिंसिपल्स हैं उनको बेसिकली राइट ये रहेगा कि वो अपना कंसेंट, उनके कंसेंट के बिना कोई भी जो डेटा फिड्यूशरी है वो उनके डेटा को यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा उनकी अनुमति के बाद ही कोई फिड्यूशरी के पास उनका डेटा होगा। दूसरा ये है कि वो अपना जो डेटा किसी भी फिड्यूशरी के पास में है उस डेटा में कोई भी बदलाव कर सकते हैं। तो एक समय पर उन्होंने जो डेटा दिया, बाद में अगर उनको उसमें कोई भी बदलाव करना है, एडिट करना है, तो वो कर सकते हैं। एडिट करने के साथ ही अगर चाहें तो वो उसको कम्प्लीटली डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो एक राइट टू बी फॉरगॉटन जो एक न्यूज़ में और डिबेट का हिस्सा रहा है, तो वो भी हमारे देश में जो डिजिटल स्पेस में हमारे डिजिटल नागरिक हैं, तो उनके पास एक राइट टू बी फॉरगॉटन भी इस कानून के तहत मिलेगा।
तो ये डेटा प्रिंसिपल की कुछ सुविधाएं हैं। इसके अलावा जो डेटा प्रिंसिपल को अगर कोई शिकायत है डेटा फिड्यूशरी से, तो उसके लिए उसको एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी मिलेगी। जी सर, ये इनके राइट्स हैं। अब हमें जो डेटा फिड्यूशरी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बताइए सर। तो डेटा फिड्यूशरी को काफ़ी गंभीर जिम्मेदारियां बेसिकली इस कानून में दी गई हैं। जैसे उनमें से कुछ अहम जो जिम्मेदारियां हैं वो ये हैं कि डेटा फिड्यूशरी नो डाउट डेटा प्रिंसिपल के सभी राइट्स को रेस्पेक्ट करेंगे, और जब भी वो उनसे कोई डेटा लेंगे तो उनको ये बताना पड़ेगा कि ये किस उद्देश्य के लिए उनसे डेटा ले रहे हैं। जी सर। इसके लिए एक टर्म यूज होता है पर्पस लिमिटेशन, मतलब कि एक जिस पर्पस को बताकर उन्होंने डेटा लिया है उसका उस डेटा का यूज़ वहीं तक सीमित होगा, वहीं तक उसकी लिमिट होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो किसी पर्टिकुलर पर्पस को बोलकर डेटा लें और उसका उपयोग किसी और उद्देश्य के लिए करें, जैसे कि हमने कैम्ब्रिज एनालिटिका के केस में देखा। ठीक है, तो वो नहीं होगा। दूसरा एक इसमें टाइम लिमिटेशन भी है, मतलब कि डेटा फिड्यूशरी को डेटा लेते वक्त ये भी बताना होगा कि इस डेटा को वो कितने समय तक अपने पास स्टोर करके रखेंगे और उसके बाद उन्हें वो डेटा डिलीट करना होगा। तीसरा इसमें डेटा फिड्यूशरीज की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको एक इफ़ेक्टिव ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करनी होगी, ताकि अगर उनके जो भी यूज़र्स हैं उनको कोई शिकायत हो तो उसका निपटारा हो। इसमें जो बच्चों को बेसिकली 18 साल से कम उम्र के लोगों को उनके डेटा को लेकर काफ़ी सेंसिटिविटी दिखाई गई है। जैसे कि अगर किसी बच्चे का कोई अकाउंट है तो उसके लिए उसके पेरेंट्स से कंसेंट लेनी होगी, और साथ में बच्चे का जो डिजिटल स्पेस में फुटप्रिंट होगा उसको आप मॉनिटर नहीं कर सकते हैं। मतलब कि उसको यूज़ करके कोई भी टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट या किसी भी तरीके का टारगेटेड एक्टिविटीज़ में आप प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। जी सर। तो ये कुछ डेटा फिड्यूशरीज की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो यहाँ पर दी हुई हैं। एंड इसके अलावा डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जो कि इन केस ऑफ डेटा ब्रीच जो हमारी डेटा फिड्यूशरीज हैं उनके ऊपर 250 करोड़ रुपए तक का फाइन भी लगा सकते हैं। जी सर। यहाँ पर एक और अहम जिम्मेदारी है डेटा फिड्यूशरीज की, वो ये रहेगी कि कभी भी अगर उनके पास जो डेटा स्टोर है उसमें कोई ब्रीच होता है, मतलब उसकी कोई चोरी होती है डेटा की, तो उनको मैंडेटरीली जो रिस्पेक्टिव यूजर्स हैं उनको भी बताना होगा और जो हमारे यहाँ बोर्ड है उसको भी बताना होगा। अच्छा, दोनों को बताना होगा कि हमसे ये गलती हो गई है। हाँ जी सर। सर, आपने जो बताया ये तो काफ़ी ज़रूरी कानून है, लेकिन इससे पहले क्योंकि डिजिटल युग तो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, हम डिजिटली चीज़ों को यूज़ भी कर रहे हैं, तो क्या हमारे पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी तक कोई फ्रेमवर्क था या कोई कानून था? जी सौरभ, साल 2000 में सरकार ने एक आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को लेकर आए थे। हालांकि उस समय हमारे देश में ना तो इंटरनेट यूज़र्स उतने ज़्यादा थे और ना ही डिजिटल स्पेस में लोगों का फुटप्रिंट उतना ज़्यादा था, ना ही उतना डेटा जनरेट होता था और ना ही इस तरह का क्राइम का वो स्तर था जो आज है। जी सर। ठीक है, तो उस समय तो इस तरीके की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, तो कानून में इस तरह के प्रावधान नहीं थे। लेकिन साल 2008 में आईटी एक्ट में बदलाव किए गए और उन बदलावों के तहत बेसिकली जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात की गई। साल 2011 में एक SPDI रूल्स जो कि आईटी एक्ट के अंतर्गत ही लाए गए। SPDI का यहाँ पर फुल फॉर्म है सेंसिटिव पर्सनल डेटा एंड इंफॉर्मेशन, तो इनको प्राइवेसी रूल्स भी बोला जाता है। तो अभी जो पिछले साल कानून आया है उसके आने से पहले तक ये SPDI रूल्स 2011, जिनको प्राइवेसी रूल्स भी हम बोलते हैं, ये इफ़ेक्टिव थे। इन रूल्स में भी मतलब जो आपका डिजिटल स्पेस में डेटा है, पर्सनल डेटा है, सेंसिटिव डेटा है, उसको प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी। लेकिन इसमें सरकार ने प्रोटेक्शन के मायने डिफाइन नहीं किए गए थे। इनफैक्ट सरकार ने ये जिम्मेदारी बॉडी कॉरपोरेट, एक टर्म वहाँ यूज़ होता है, या इसको हम समझ सकते हैं कि जो इंडिविजुअल कंपनीज थी उन्हीं के ऊपर ये सरकार ने जिम्मेदारी दी हुई थी। तो अगर हम SPDI रूल्स को देखें तो उसमें एक तरह से बोला गया था कि जो भी कंपनी एक किसी भी किस्म का डेटा अपने पास स्टोर कर रही है, उसको प्रोसेस कर रही है, तो उसको अपनी एक पॉलिसी फ्रेम करनी होगी कि वो उस डेटा को लेकर किस तरीके से क्या यूज़ करेगी, प्रोसेस करेगी, और इसको इस पॉलिसी के बारे में पब्लिकली
बताना होगा। पड़ेगा। तो यहाँ पर एक तरह से जो पॉलिसी आज सरकार ने इस कानून के तहत बनाई है, वो जिम्मेदारी उन्होंने सारी कंपनीज को दे रखी थी और एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बताया हुआ था, बहुत डिटेल में चीज़ें नहीं बताई हुई थी। जी सर। तो हम ये बोल सकते हैं कि फ्रेमवर्क तो था, बट वो फ्रेमवर्क बहुत ही सटीक या उतना प्रिसाइज नहीं था जितनी की वर्तमान समय में आवश्यकता है सर। जितनी कि आज की डेट में आवश्यकता है। जी सही सर। कहा आपने। सर अगर हम बात करें, जब इस बिल को लाया गया था, ये इसको कानूनी रूप देने में भी सरकार को काफ़ी कोशिश करनी पड़ी थी, और जब ये लाया जा रहा था उस टाइम इसकी आलोचना भी काफ़ी हो रही थी। तो जो आपने प्रावधान बताए हैं उनकी क्या सीमाएं, क्या उनकी लिमिटेशंस हैं, वो हमारे दर्शकों को बताइए सर। जी सौरभ, इस जो कानून आज की डेट में है DPDP एक्ट 2023 का, तो इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं। लिमिटेशन है जैसे कि इसमें जो सरकारी संस्थान हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज़, उनको काफ़ी एक ब्लैंकेट एग्जेम्पशन सॉर्ट ऑफ दिया हुआ है, जिसमें कि जो हमने लिमिटेशंस की बात की, पर्पस लिमिटेशन, टाइम लिमिटेशन, मैंडेटरी कंसेंट, ये तीनों जो प्रावधान हैं, जो शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, ये सरकारी संस्थाओं के ऊपर सभी तो नहीं बट काफ़ी सारी सरकारी संस्थाओं के ऊपर लागू नहीं होंगी। जी। ठीक है, उसमें समय समय पर सरकार उनका नाम बता देगी कि भाई इस संस्थान को हम इस एक्ट से एग्जेम्प्ट करते हैं, तो उसके ऊपर ये सारी कंडीशंस लागू नहीं होंगी। तो ये बिल्कुल वही हुआ कि इतना महत्वपूर्ण एक्ट है, लेकिन सरकारी संस्थान काफ़ी आसानी से इसकी शर्तों और इसकी जो जिम्मेदारियां हैं उससे बच सकते हैं। जी सर, कई ऐसी सरकारी संस्थाएं भी हैं जो सेवाएं प्रदान करती हैं, और अभी वो डिजिटली रूप से भी सेवाएं दे रही हैं, तो वो तो उनको तो अगर बाहर निकाल दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये तो एक बड़ी सीमा है इस कानून की। बिल्कुल सौरभ, आप देखिए आधार, अल्टीमेटली आधार एक पर्सनल डेटाबेस है, मतलब पब्लिक डेटाबेस है जिसमें पर्सनल डेटा स्टोर होता है। ठीक है, आधार का हम इतना यूज़ करते हैं। इसके अलावा सरकार के पास तो लोगों का बहुत सारा डेटा है, सभी डेटा है सर। है ना। तो वो सभी डेटा को लेकर सरकार की जो एजेंसीज हैं वो शायद उतनी तत्परता से डेटा प्रोटेक्शन को ना लें जितना कि अदर प्राइवेट एजेंसीज को लेना पड़ेगा इस कानून के अंतर्गत। जी सर, और वहाँ से भी डेटा ब्रीच हो सकता है। बिल्कुल। कई बार हम देखते भी हैं कि किसी गवर्नमेंट एंटिटी पर साइबर अटैक हो गया है, वहाँ से डेटा लीक हो गया है, जी तो उन्हें तो रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता है फिर इस कानून के तहत। जी, तो एक इसमें समस्या है। दूसरा इसमें ये है कि जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए कोई इंडिविजुअल, जैसे हम आज की डेट में देखते हैं कि गूगल का जो रेवेन्यू मॉडल है वो टारगेटेड एडवर्टीजमेंट से आता है कि आप हम में से कुछ सर्च करते हैं और फिर हम देखते हैं कि हर जगह वो गूगल के ऐड उस चीज़ से रिलेटेड आने लगते हैं। जी सर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि गूगल हमारे जो भी बिहेवियर है सर्च इंजन में हम कुछ सर्च करते हैं उस डेटा को उठाता है जो कि हमारा पर्सनल डेटा है। वी डोंट वांट कि हम बाकी लोगों को नहीं चाहते हैं कि उनको ये पता चले कि हम क्या सर्च कर रहे हैं, क्या हम खरीदना चाहते हैं, राइट। तो वो जो हमारा पर्सनल डेटा है वो उसको यूज़ करता है और बाकी कंपनीज के साथ शेयर करता है। तो अभी इसको लेकर थोड़ी सी एक ग्रे एरिया है, क्लियरिटी नहीं है कि ये टारगेटेड एडवर्टीजमेंट का जो इकोसिस्टम है वो किस तरह से ऑपरेट करेगा इस डेटा के इफ़ेक्ट में आने के बाद। जी सर। और इसके अलावा एक बात ये भी है कि इस में जो प्रोटेक्शन है, अगर जैसे डेटा ब्रीच होता है तो इसमें फ़ाइन की बात कही जा रही है, लेकिन कंपनसेशन का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। जैसे अगर हम और देशों में देखें, यूरोपियन यूनियन में देखें, तो वहाँ पर कंपनसेशन के भी प्रावधान होते हैं। जी सर। और एक और बात यहाँ पर है महत्वपूर्ण कि इसमें किसी भी तरीके के क्रिमिनल लायबिलिटी को एक्सेप्ट या रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। जबकि अगर हम देखें कि कई सारे एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिए, वहाँ पर जो अगर डेटा ब्रीच होता है और कई बार डेटा का मिसयूज़ होता है तो वो एक क्रिमिनल एक्ट के दायरे में लाया जाना चाहिए। जी सर। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण क्रिटिसिज्म या लोगों के बीच में एक इशू है और वो है RTI एक्ट। इस डेटा के बाद RTI एक्ट में भी एक प्रावधान जोड़ा जाएगा जिसमें ये किया जाएगा कि जो हमारे PIO मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होंगे वो किसी भी RTI एप्लीकेशन को इस आधार पर भी रिजेक्ट कर सकते हैं कि उस RTI एप्लीकेशन में पर्सनल डेटा की जानकारी ली जा रही है। तो मान लीजिए किसी कोई करप्ट ऑफिसर है, कोई मिनिस्टर है, कोई भी पब्लिक ऑफिस में जो भी इंडिविजुअल है, उसकी अगर पर्सनल प्रॉपर्टी के बारे में डेटा पूछा जाता है, उसकी एजुकेशन डिटेल्स पूछे जाते हैं, तो अगर आप पब्लिक ऑफिस में तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक के लिए जाना ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पर कई हो सकता है
कि कई सारी इस तरह की RTA एप्लीकेशंस को इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाए कि वो एक पर्सनल डेटा के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं। जी सर, जो आपने इश्यूज़ बताएँ वो भी काफ़ी गंभीर प्रकृति के हैं, और लेकिन सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो एक्ट है वो भी कहीं न कहीं काफ़ी जो राइट्स की बात करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डिसाइड करता है। तो इस पूरे सिनेरियो को, इस एक्ट को आप कैसे देखते हो, हमें बताइए? जी सौरभ, देखिए इस कानून को कई सारे कंट्रीज़ की जो सरकारें हैं, जैसे जिनमें कि आपका नॉर्वे है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, उन्होंने काफ़ी इसकी सराहना की है, इस कानून के प्रावधानों की सराहना की है। इसके अलावा जो यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने भी सकारात्मक टिप्पणी की इस कानून के ऊपर। हाँ। तो इस कानून से हम सभी को बहुत सारी आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, लेकिन अभी ये कानून 2023 अगस्त में पास हो जाने के बाद भी इफ़ेक्टिव नहीं हुआ है, प्रभावी तौर पर लागू नहीं हुआ है, बिकॉज़ कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के तहत बेसिकली ये सारी बातें सुनिश्चित की जाएंगी कि कंसेंट कैसे लिया जाएगा और इस कानून के जो भी प्रावधान हैं उनको प्रभावी तौर से कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो वो रूल्स बोला जा रहा है कि कुछ ही हफ्तों में या महीनों में वो लोगों के सामने होंगे, और उसके बाद हमें और क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा कि ये जो सारे प्रिंसिपल्स एंड प्रावधान, जो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस कानून में दी हुई हैं, वो कितने प्रभावी तौर पर लोगों के जो पर्सनल डेटा है उसको प्रोटेक्ट कर सकेंगे, या क्या चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ेगा। जी सर, आपने जो बताया कि जब सरकार नियम लेकर के आएगी तो कहीं न कहीं चीज़ें और स्पष्ट हो जाएँगी। लेकिन सर कहीं न कहीं जो अभी भी हम देखें तो जो कंसेंट है वो तो लिया ही जाता है। जब भी हम कोई डिजिटली ऐप डाउनलोड करते हैं या किसी वेबसाइट पे भी जाते हैं, तो वहाँ पे कंसेंट तो लिया जाता है। लेकिन लोग उसको उतनी गंभीरता से नहीं देखते हैं और उसे पढ़ते नहीं हैं। तो कहीं न कहीं चीज़ें इस एक्ट के आने के बाद से बदलें, ऐसी एक हम उम्मीद कर सकते हैं। जी सौरभ, इनफैक्ट यहाँ पे मैं एक टर्म और बताना चाहूँगा, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो बोला जा रहा है कि इस एक्ट के बाद हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट पर जोर देंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि आज की डेट में भी लोगों से कंसेंट लिया जाता है, बट हम सभी जानते हैं कि हमें से वो इतनी एक क्लिष्ट भाषा में लिखा रहता है, इतनी लीगल लैंग्वेज होती है कि वो ना तो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और ना ही हमें समझ में आएगी वो। जी सर। तो कोशिश ये है कि इस कानून के बाद चीज़ें एक प्रभावी तौर पर एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जिसमें कि कंसेंट देने वाले को वाकई में समझ में आए कि वो किस चीज़ के लिए कंसेंट दे रहा है। तो वही सारी जो फॉर्मेट हैं वो रूल्स के आने के बाद थोड़े क्लियर होंगे, लोगों के सामने होंगे, और उसके बाद हमें इसका जो रियल ट्रू पोटेंशियल है वो समझ में आएगा। जी सर, हमारे सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सौरभ। तो आशा है दर्शकों आपको डीपीडीपी एक्ट के जो प्रावधान हैं उससे जुड़ी जो चिंताएं हैं वो गंभीरता से समझ में आई होंगी। जब भी सरकार इस एक्ट को लेकर के जो रूल्स हैं, जो सर ने बताया भी, जब भी वो रूल्स लेकर के आएगी तो हम एक नया वीडियो आपके साथ लेकर के आएंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।